नमस्कार। लॉ एंड प्रैक्टिस विद सुनील जी के आज के इस अंक में मैं सुनील गुप्ता हाजिर हूँ एक और विषय को लेकर, जिसके बारे में हमने कुछ दिनों पहले भी बात की थी। और वो विषय है मौका मुआयना। घटनास्थल, जब कोई अपराध की घटना घटित होती है, जिस स्थल पे वो घटना घटित होती है उसको घटनास्थल कहते हैं। और उसका इम्पोर्टेंस ये है कि उस घटना स्थल पर घटना से संबंधित साक्ष्य उपलब्ध रहते हैं, एविडेंस उपलब्ध रहता है। पिछली वाली बातचीत में हमने बहुत ही एक परिचयात्मक बात इस बारे में की थी, मौका मुआयना के बारे में, कि क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। और वो बेसिकली प्रिपरेशन के बारे में थी कि मौका मुआयना जब किया जाए तो उसकी क्या क्या तैयारियां होंगी। तो मैं उसको एक थोड़ा सा पिक रिव्यू कर देता हूँ। तो उसमें जैसे कि सबसे पहले था कि एक तो दो तीन तरह के अपराध स्थल हम लोग कह सकते हैं घटना स्थल होते हैं, जिनमें एक है आंतरिक अपराध घटना स्थल, जैसे कि कोई इमारतें हैं, आवास है या बंद कमरे हैं, बंद स्थान है, उनके अंदर जो अपराध होते हैं वो आंतरिक अपराध स्थल कहलाते हैं। और इसमें सामान्यतया जो देखा गया है वो जैसे शरीर संबंधी अपराध, हत्या, मर्डर, सेक्सुअल ऑफेंसेस या डकैती, रॉबरी, चोरी, नकबजनी, इस तरह की घटनाएं होती हैं। जो बाहरी स्थल पर अपराध होते हैं वो उनको कार्यस्थल कहा जाता है, जो खुले स्थानों या सार्वजनिक क्षेत्रों में होते हैं। इसमें एक्सीडेंटल केसेस हैं या हिट एंड रन केसेस हैं, मर्डर्स भी होते हैं, कभी रोड रॉबरीज भी होती हैं। तो ये वो वाले घटना स्थल होते हैं। और एक तीसरा हो जाता है विशिष्ट अपराध स्थल, जिनके बारे में ये ऐसे होते हैं जैसे कि जो एक विशिष्ट अपराध स्थल को इंगित करते हैं। जैसे कोई आर्सनिंग का मामला है या बॉम्ब प्लांट कर दिया है, उसका कोई घटना हुई है, या कंप्यूटर से संबंधित कोई डिजिटल ऑफेंस है, कोई इंटरनेट से रिलेटेड ऑफेंस है, साइबर क्राइम है, उसके बारे में अलग से हम डिटेल बताएंगे। इस तरह के जो अपराध होते हैं उनका घटना स्थल एक विशिष्ट घटना स्थल के रूप में उसको परिभाषित किया जाता है। इसमें सबसे पहले है कि घटना स्थल पर जब जाते हैं तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया था कि उसको सिक्योर करना होता है। तो सब घटना स्थल की भी एक इन्वेस्टिगेशन होती है, उसका एक इंस्पेक्शन होता है बाकायदा। पहले सबसे पहले उसको सिक्योर किया जाता है, फिर इंस्पेक्शन किया जाता है, फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है, और तब कलेक्शन ऑफ एविडेंस होता है। तो सबसे पहले सिक्योर करने के लिए, जो मैंने पिछले बार अपने वीडियो में बताया था, उसमें येलो टेप का इस्तेमाल कर लिया जाता है। और इसके अलावा भी इसमें एक ये जो आईओ अगर जाता है घटनास्थल पर, या जो भी फर्स्ट रिस्पॉन्डर होता है, वो उनको ये सुनिश्चित करना होता है कि कोई भी अनवांटेड व्यक्ति उस घटना स्थल में, क्राइम सीन में एंट्री ना कर पाए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोग क्यूरोसिटी, या कुछ लोग ऐसे भी हो सकता है कि घटना स्थल के साथ कुछ छेड़छाड़ करने के उद्देश्य से, कोई एविडेंस वहाँ से हटाने के या प्लांट करने के उद्देश्य से भी वहाँ आ सकते हैं। तो सबसे पहले है कि उसकी सुरक्षा करना, उसको सुरक्षित करना है, ताकि कोई इस तरह की हरकत ना कर सके और अनावश्यक जो भीड़ है वो उसके आसपास एकत्र ना हो सके। दूसरी बात है कि उसमें उसको कंटेमिनेशन को रोकना पड़ेगा। घटनास्थल का जो कंटेमिनेशन ना हो पाए, जैसे मैंने बताया, कंटेमिनेशन का मतलब यही है कि कोई एविडेंस टैंक ना कर दें वहाँ, या एविडेंस के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो जाए। कोई एनिमल, जैसे किसी प्रकार का कोई वाइल्ड एनिमल है, वो घटनास्थल पे ना आ जाए या उसको डिस्टर्ब ना कर दे सीन ऑफ क्राइम को। और दूसरी बात है, उसको प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ सीन ऑफ क्राइम मेंटेन करनी होती है। मीडिया और प्रेस के लोगों को वहाँ पर अलाउ नहीं किया जाना चाहिए। उसके बाद एक प्रिलिमिनरी सर्वे की बात की गई है, तो उसको एक इंस्पेक्शन जिसको हम कह सकते हैं, जो प्रिलिमिनरी सर्वे है, तो ये एक ओवरऑल एक सर्वे इसको द्वारा किया जाना चाहिए, जो आईओ है। और वो सर्वे के मेथड क्या हो सकते हैं, सर्वे करने के जो मेथड्स हो सकते हैं, जो क्राइम सीन को सर्च भी कर सकते हैं उसी दौरान, सर्वे एंड सर्च कह सकते हैं। तो उसमें होता है लाइन और स्ट्रिक्ट मेथड। तो उसमें एक लाइन है बना एक इमेजिनरी लाइन होती है। वो प्रैक्टिस में कुछ समय जब आप सेवा में होते हैं, जब आईओ इतने सारे एक्सपीरियंस हो जाता है उनको, तो ये तो सब वो चीज़ें हैं जो किताबी बातें हैं, जो पढ़ाई जाती हैं ट्रेनिंग में, कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं। ये सब अभ्यास में आने के बाद आप इसका टेक्निकल नाम तो भूल जाते हैं, वो याद नहीं रहता, लेकिन आपको ये एक मोटा मोटा तरीका याद रहता है। सिखलाई जिसको बोलते हैं, सिखलाई आपको याद रहती है। तो लाइन और स्ट्रिक्ट मेथड, कि जहाँ से आप शुरू करें वहाँ पे जाएं, घूम के वहीं पे वापस आएँ,
फिर दूसरी जगह जाएं, फिर वापस आएं। ये बड़े स्थानों के लिए, खुले स्थानों के लिए इस तरह का ये ज़्यादा यूज़फुल होता है मेथड। फिर दूसरा होता है ग्रिड मेथड, इसमें ग्रिड्स बना दी जाती है घटनास्थल की। ये भी बड़े स्थानों के लिए होता है। कोई जैसे कोई फील्ड है या कोई बड़ा एरिया है जहाँ पर उसको सर्च को मूव करना है, यहाँ पे डबल डबल सर्च हो जाती है इसमें। फिर है व्हील और रे मेथड्स के व्हील्स बना दी जाती हैं। स्पायरल मेथड, स्पायरल्स को करके एक एक करके उसको सर्च करना। और फिर जोन मेथड, जोन को डिस्ट्रीब्यूट बांट के पूरे एरिया को जोन्स में, पूरे घटनास्थल को, और उसमें फिर सर्च कर ली जाती है। उसके बाद जो एक इम्पोर्टेंट काम है, जो आईओ, जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर है, चाहे वो आईओ हो, चाहे कांस्टेबल हो या हेड कांस्टेबल, जो भी पहले पहुंचते हैं, ये सारे उनके लिए शुरुआती चीज़ें हैं करने के लिए, कि वो एक ऐसा रास्ता सुनिश्चित कर ले, चूँकि जब घटनास्थल पे वो पहुँचे, घटना हुई है, तो निश्चित रूप से अगर कोई गंभीर अपराध है या जिसको हीनियस ऑफेंस या हम लोग एसआर केसेस भी कहते हैं पुलिस की भाषा में, अगर ऐसे कोई घटना हुई है तो निश्चित रूप से वरिष्ठ अधिकारी भी, सीनियर ऑफिसर जो सुपरवाइजरी ऑफिसर्स हैं पुलिस के, वो भी मौके पर आएंगे। तो एक ऐसा कोई ना कोई रास्ता, कोई एंट्री बनानी चाहिए और एग्जिट, जिससे कि जो ऑथराइज पर्सन हैं, जैसे कि सीनियर ऑफिसर्स हैं, उनको मौका मुआयना करना है, या मैजिस्ट्रेट्स, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट्स हैं, सपोज कोई दहेज हत्या का मामला है या ऐसा कोई मामला है जहाँ पर एसडीएम को आना बाध्यकारी है, वो आ सकते हैं। एफएसएल की टीम आ सकती है। तो ऐसे सारे लोगों के आने के लिए, जो ऑथराइज्ड हैं जाने के लिए, मौका मुआयना दे करने के लिए, उनके लिए एंट्री और एग्जिट का एक अलग से पाथ सुनिश्चित करना चाहिए, जिससे कि किसी भी प्रकार से सीन ऑफ क्राइम पर जो एविडेंस है वो डिस्टर्ब ना हो, ये ध्यान रखना चाहिए। और इनिशियल सीन बाउंड्रीज, उसको एक ऐसे बाउंड्रीज बना के वहाँ पे चलना पड़ेगा कि एक सीमा रेखा बनानी चाहिए। वो सीमा रेखा, जैसे मैंने बताया था, येलो टेप से बन जाती है सामान्यतया। कुछ उनको ये देखना पड़ेगा कि जो फिजाइल और पेरिशेबल एविडेंस है, कुछ ऐसा फिजाइल एविडेंस हो सकता है, इतना पेरिशेबल एविडेंस हो सकता है जो कि कुछ घंटे भी शायद उस स्थिति में नहीं बचेगा जिसमें वो, जब वो पहुंचा है तब मिल रहा है, तो उसको तत्काल प्रोटेक्ट करना है, उसको तुरंत उसको अपने आइडेंटिफाई करके प्रोटेक्ट करके अपने कब्जे में लेना है। और इसी प्रकार से उसको ये देखना है कि जितने भी एविडेंसेस हैं वो सारे के सारे बिना कॉम्प्रोमाइज़ हुए इमीडिएटली उनको डॉक्यूमेंट करें, फोटोग्राफ करें जिनका फोटोग्राफ होना, और उसका कलेक्शन कर लें। उसके बाद कंटेमिनेशन कंट्रोल, जैसे मैंने बताया कि कंटेमिनेशन किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए, और इसमें विशेषकर इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बायोलॉजिकल एविडेंस मटेरियल्स होता है, जैसे कि ब्लड हो सकता है या सीमेन हो सकता है या स्टूल हो सकता है, कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बायोलॉजिकल एविडेंस होते हैं, वहाँ पर उस तरह के मटेरियल होते हैं, तो उनको डिस्पोजेबल बैग्स में या डिस्पोजेबल डिवाइसेस में उसको इस्तेमाल उसको करना चाहिए। ये बेसिकली कुछ उसके शुरुआती वो उसके अपने इसके नियम हैं सीन ऑफ क्राइम को देखने के। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो आता है वो आता है कि किस प्रकार से हम उसका सीन ऑफ क्राइम का स्केच बनाएंगे। स्केच में सबसे पहले जो आवश्यक है वो ये है कि एक रफ स्केच बनाया जाता है। हालांकि हीनियस क्राइम में स्केच टू दी स्केल भी हो सकता है, और इसमें डिस्टेंसेस मेजर करके फीते से बाकायदा कोई भी चीज़ ऐसी जो इम्पोर्टेंट हो ना छूटे, तब इस स्केच को तैयार करना चाहिए, जिसको हम नक्शा नजरी कहते हैं या नक्शा मौका कह देते हैं। इसमें कुछ सपोज एक जैसे डेड बॉडी मिली है या जो भी घटना स्थल है या कोई हैंगिंग का केस है, तो उसके आसपास के कुछ ऐसे एक या दो परमानेंट फिक्सचर्स, जैसे कि अलमारी हो सकती है, बेड हो सकता है, सोफा हो सकता है, या कोई ऐसी चीज़ जो पंखा है या कोई खिड़की है, दरवाज़ा है, जो इस तरह की चीज़ें जो उसमें रूम में जहाँ पर भी जो घटना स्थल है उसमें रहता है, रहेगा, ये बड़े हेल्पफुल होते हैं बाद में ये असरटेन करने के लिए कि जो बॉडी थी या कोई और जिसके साथ अपराध कारित हुआ है, कोई ऐसी चीज़ थी, उससे ऐसी वस्तुओं की दूरी कितनी थी। ये भी एक एविडेंस होता है, इंपॉर्टेंट एविडेंस होता है। और इसमें अगर इसमें किसी प्रकार का लापरवाही की जाती है तो उसमें कभी कभी डिफेंस को फ़ायदा मिल जाता है। कंपस का यूज़ कर सकते हैं उसमें नॉर्थ डिसाइड करने के लिए कि कौन सा नॉर्थ है, वो ऑब्टेन करने के लिए कंपस का यूज़ कर दिया जाता है। फिर उसके बाद जो नक्शा नज़री मैंने जैसे बताया, तो उस पर टाइटल, अपराध की संख्या, डेट, टाइम, नेम एंड सिग्नेचर ऑफ आईओ या जो भी नक्शा नजरी बना रहा है, जो उसका मौके का मुआयना कर रहा है, वो एक कॉर्नर में अवश्य लिखना चाहिए ताकि बाद में उसको प्रूव किया जा सके।
उसके बाद जहाँ जहाँ, जैसा कि मैंने बताया कि जो हमारे नए 3 कानून हैं, और उन तीनों कानूनों में विशेषकर बीएनएसएस में हम देखते हैं कि अ, तकनीक का इस्तेमाल, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा महत्ता दी गई है। और जगह जगह सबसे ज़्यादा जो इसमें टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है, वो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के बारे में बहुत ज़्यादा एम्फेसिस है। सेक्शन 176(3) साफ साफ ये मैंडेट करता है, बीएनएसएस का 176(3) साफ साफ ये मैंडेट करता है कि कोई भी ऐसी घटना का घटना स्थल जिस अपराध की सज़ा 7 वर्ष से अधिक है, वहाँ पर एफएसएल की टीम को बुलाया जाना जो भी आईओ है, तो थाना पुलिस है, उसके लिए बाध्यकारी है। और उसमें फोरेंसिक साइंस का जो टीम है, एफएसएल की टीम है, उसके द्वारा एविडेंस कलेक्शन आवश्यक है, इंस्पेक्शन ऑफ सीन ऑफ क्राइम आवश्यक है। थोड़ा सा इसमें अभी रिलैक्सेशन किया गया है, ये देखते हुए कि अभी उतना बड़ा एक नई चीज़ चूँकि लागू की गई है और इसमें बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा। तो 5 वर्ष की इसमें समय सीमा निर्धारित की गई है कि 5 वर्ष के बाद प्रत्येक स्टेट में ये बाध्यकारी होगा। और ऐसी अपेक्षा की गई है कि इसमें सभी स्टेट्स जितना भी तेज़ी से कार्य कर सकें उतनी तेज़ी से वो कार्य करें और जल्दी से ये एफएसएल का जो पूरा साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको तैयार करें। उत्तर प्रदेश में, कई अन्य प्रदेशों में, चंडीगढ़ में, दिल्ली में और तेलंगाना में, महाराष्ट्र में, कई सारे प्रदेशों में काफ़ी काम इस बारे में हुआ है। और फोरेंसिक मोबाइल की जो वैन्स हैं, मोबाइल फोरेंसिक वैन्स, वो करीब करीब हर ज़िले में कहीं एक कहीं दो इस तरह की पहुंच गई हैं। आने वाले दिनों में और इसका एक्सपेंशन होगा। मोबाइल कैमरेज उपलब्ध कराए गए हैं, लैपटॉप उपलब्ध कराए गए हैं आईओज को, और थाने पर वीडियो कैमराज उपलब्ध कराए गए हैं। ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में उपलब्ध कराए गए हैं ताकि जो ट्रेनीज़ हैं उनको भी इनके यूज़ के बारे में, इक्विपमेंट्स के यूज़ के बारे में ट्रेनिंग दे दी जाए और उनको ये पता चले कि गैजेट्स को कैसे यूज़ करना है। ये बहुत बड़ा काम इसमें चल रहा है, लेकिन फिर भी इसकी इतना बड़ा वृत्त स्तर को देखते हुए 5 साल की लॉ में ही छूट दी गई है, बीएनएसएस में ही। और तब तक अगर कोई स्टेट चाहे तो किसी और बगल के स्टेट की सहायता लेकर भी ये फोरेंसिक साइंस का उपयोग अपने घटनास्थल के दृश्य में कर सकता है। तो घटनास्थल के दृश्य में जब फोरेंसिक साइंस आएगी तो उसके बारे में हम आज बात करेंगे कि उनसे कैसे उनको काम करना है और कैसे उनसे काम कराना है आईओ को। एक उसमें बहुत बड़ा बिंदु है कि उसकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी होने वाली बात है। वो इतना बड़ा विषय है, इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि उसको और बाकी सारी चीज़ों को एक ही वीडियो में एक साथ संकलित किया जाना थोड़ा दुरूह कार्य होगा और वो फिर बहुत ज़्यादा करने से थोड़ा ओवर बियरिंग हो जाती है। तो उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे कि सीन ऑफ क्राइम की फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कैसे हो, उसके कस्टडी कैसे हो, सीलिंग कैसे हो, फॉरवर्डिंग कैसे हो एविडेंस की, ये सारा का सारा बताया जाएगा। और स्टोरेज कैसे होगा यही बताएंगे। अभी हम बात करते हैं कि किस प्रकार से जैसे ही घटनास्थल की सूचना मिलती है और घटनास्थल पर, जैसा कि बाकी सारी बातें बता चुके हैं, अब जो भी इसमें कलेक्शन ऑफ एविडेंस करे वो अपने ग्लव्स, शूज़ कवर, हेड कवर वगैरह ये सब पहन लेते हैं। कहीं कहीं ऐसा भी होता है इसमें, इनफैक्ट हर थाने में बहुत पहरे से एक से अधिक, कहीं 2, कहीं 5, कहीं 6, 8, डिपेंडिंग कौन साइज ऑफ थाना, इन्वेस्टिगेशन किट्स दी गई हैं। और वो आईओस किट या इन्वेस्टिगेशन किट उसको बोलते हैं। इन्वेस्टिगेशन किट में काफ़ी सारा इस तरह की साइंटिफिक एड्स होती है जो कि सीन ऑफ क्राइम से एविडेंस कलेक्शन करने में मदद मिलती है। उसी में ग्लव्स वगैरह, शू कवर सारे होते हैं। अब जैसे कोई चोरी का घटना, नकबजनी की घटना होती है, डकैती की, लूट की घटना होती है, कभी कभी आपने सुना होगा कि कच्चा बनियान गिरोह आ गया और गांव के या किसी कॉलोनी के आउटस्कर्ट्स पे 3, 4, 5 घरों को एक साथ लूट के कुछ हिंसा करके भी चला गया। तो उसमें खासकर बरसात के दिनों में ऐसी घटनाएं होती हैं। तो गीली मिट्टी में अगर कोई उनका मूवमेंट हुआ है तो वहाँ फुटप्रिंट्स मिल जाते हैं। उसको बाकायदा लेने का एक तरीका है, फुटप्रिंट्स को कैसे वहाँ से उठाना है। अगर घर के अंदर घुस के कोई अपराध हुआ है, वो कोई भी अपराध हो सकता है, शरीर के विरुद्ध अपराध, शरीर संबंधी हो सकता है, संपत्ति संबंधी, चोरी, लूट, डकैती, कुछ भी अपराध हो सकता है, तो उस पर फिंगरप्रिंट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फिंगरप्रिंट्स को कैसे पिक करना है, कैसे उनको उठाना है वहाँ से, इसके लिए कौन से केमिकल्स होते हैं, पाउडर्स होते हैं, लेंसेज होते हैं, वो सारी के सारी इक्विपमेंट्स उस इन्वेस्टिगेशन किट में होते, रखे हुए होते हैं। उनका उपयोग करने की ट्रेनिंग सभी आईओज और अधीनस्थ पुलिस कर्मचारियों को दी जाती है। तो
ये सारा वो देखेंगे कि जब वो थाने से चलें तो इन्वेस्टिगेशन किट को साथ लेके जाएं, और वहाँ पे जिस जिस इक्विपमेंट की, जिस जिस उपकरण की आवश्यकता है, वहाँ सीलिंग, पैकिंग, लिफाफे, सब चीज़ें होती हैं। खून आलूदा अगर मिलता है, जैसे कि अगर कोई हत्या का केस है, या तो चाकू से या गन शॉट वुंड से, इंजरी से, तो उसमें ब्लीडिंग होती है। तो ब्लीडिंग यदि नीचे कहीं पड़ा है, जो मिट्टी में, उस मिट्टी पे खून गिर गया है, तो उसका सैंपल लेना होता है। तो मिट्टी सहित खून को उठा लिया जाता है, एंड वो उसको कहते हैं पुलिस की भाषा में खून आलूदा मिट्टी। उसको कैसे रखना है, सैंपलिंग कैसे करनी है, उसकी पैकिंग, वो सारा का सारा उसमें प्रक्रियाएं दी गई है। उसको सबको सुनिश्चित करते रहना है। और जैसे बताया कि ग्लव्स वगैरह उसको पहन लेनी है, स्केल लगाकर उसकी फोटोग्राफी होनी चाहिए। ये काम यद्यपि 176(3) में, जो मैं बताऊंगा, मैंने बताया कि आपको मैं अलग एक किसी वीडियो में बताऊंगा ये बात, 176(3) में जो अपेक्षा की गई है BNSS के द्वारा कि प्रत्येक सीन ऑफ क्राइम जो 7 साल या उससे अधिक की सज़ा से दंडित अपराध का एक क्राइम स्थल है, उसकी फ़ोटो और वीडियोग्राफी होना आवश्यक है, और वो भी मोबाइल फ़ोन से भी हो सकती है। तो यद्यपि प्राइमरीली जाते ही जो भी जाए उसको इसलिए कि ताकि कुछ एविडेंस तो सिक्योर हो जाए, वो ले लेनी चाहिए। लेकिन जैसे ही FSL की टीम आती है, उनके पास प्रोफेशनल और अच्छी किस्म के फोटोग्राफर्स भी होते हैं, साइंटिफिक ऑफिसर्स भी होते हैं, एक्सपर्ट्स भी होते हैं, और उनके इक्विपमेंट्स भी बहुत बेहतर होते हैं। तो उससे बाकायदा टू दी स्केल और सारे फीचर्स को, फिजिकल फीचर जो मैंने अभी बताया कि जो किसी भी तरह के ऐसी चीज़ जो परमानेंटली उस सीन ऑफ क्राइम के आसपास रहेगी, जैसे खुले में है और आसपास कोई पेड़ है, तो उस पेड़ का फोटोग्राफ या उसको स्केच में मेंशन कर देना, मैप में, नक्शा नजरी में, या कोई कुआं है, या कोई हैंड पंप है, या कोई इस तरह का, और नहर जा रही है, उसका इस तरह का रेलवे का ट्रैक है, इस तरह के जो फीचर्स होते हैं उनको मेंशन कर दिया जाता है। तो उन सब के भी फोटोग्राफ्स करा लेना चाहिए। और ये फोटोग्राफ जनरली जो फोरेंसिक्स वालों को सब बताया जाता है, वो अपने एंगल से, डिफरेंट डिफरेंट एंगल से फोटोग्राफी करते हैं। जब फोटोग्राफी की बात हम करेंगे तब उसको डिटेल में बताएंगे। उसके बाद जैसा मैंने पहले बताया कि घटना स्थल की सैंक्टिटी को मेंटेन करना बहुत आवश्यक है। अगर किसी भी प्रकार का जो घटना स्थल पर अगर कंटेमिनेशन होता है, तो उससे सारा का सारा एविडेंस पोल्यूट हो जाता है या उसको कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। और उसमें कई बार ऐसा देखा गया है कि डिफेंस उसको अगर बारीकी से अध्ययन कर लेता है, नक्शा नज़री, पंचायतनामा, इंक्वेस्ट रिपोर्ट, इन सब चीज़ों का, तो उसमें कई बार ऐसी टेक्निकल चीज़ें निकल आती हैं जिसके कि डिफेंस को फ़ायदा हो जाता है। जितने भी फीचर्स को स्केच में हम मैप में जो नक्शा नज़री बनाएंगे उसमें मार्क करेंगे, उनको ABC के जो पॉइंट्स हैं उससे हम कर देंगे। जो भी साक्ष्य होंगे उनको अलग अलग बंडलों में सील करेंगे। एक ही बंडल में 2 साक्ष्य मिक्स नहीं करेंगे, ये ध्यान रखने योग्य बात है। जैसे बताया कि अगर कोई चोट संबंधी या हत्या ऐसी जिसमें कोई शार्प वेपन से या गोली से हत्या की गई है, या किसी ऐसे जिसमें कि ब्लीडिंग हुई है, तो उसमें ब्लड का सैंपल, या कोई सेक्सुअल ऑफेंस है, कोई रेप संबंधी कोई अगर अपराध हुआ है, तो उसमें सीमेन आदि से जो युक्त कपड़े हैं, उनके जो धब्बे होंगे, उसके जो कपड़े हैं, उनको छाया में उसको ले आते हैं, ऐसे छाया में सुखाकर, उसके बाद उसको काट कर उतने हिस्से को सील करके तब उसमें FS में भेजा जाता है। और इसके दौरान एक चीज़ में और एक इसमें जब घटनास्थल से वैज्ञानिक साक्ष्यों को बंडल बना लेंगे, तो उसमें एक सील लगाई जाती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसमें एक थाने की सील होती है, लाख साथ ले जाते हैं, मोमबत्ती, ये सारी चीज़ इन्वेस्टिगेशन किट में होती है, तो ताकि वहाँ पे सीलिंग करने में आसानी हो। और उसको जितनी जल्दी हो सके, जिसको जितनी जल्दी हो सके, उस वो जो पूरा जो बंडल बनेगा उसको कहते हैं डॉकेट। और वो फिर कोर्ट की अनुमति से, कोर्ट के थ्रू वो FSL को जाता है। वो जितना जल्दी हो सके चला जाना बहुत आवश्यक होता है, ताकि एविडेंस जितना फ्रेश होगा, जितना जल्दी उसका एग्जामिनेशन हो जाएगा, उतना वो प्रोसिक्यूशन को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करेगा। इस पे सारे डिटेल्स लिख दिए जाते हैं, मुकदमा अपराध संख्या और धारा कौन सी है, किसका लिया गया, SMP क्या है। तो और जो डॉकेट होता है, उसका जो कवरिंग लेटर होता है, उसमें सवाल भी पूछ लिए जाते हैं FSL से कि आप क्या जानना चाहते हैं। अब जैसे मैं बहुत एक कॉमन सी बात बता रहा हूँ कि अगर हत्या होती है, तो जो IO हैं वो पूछते हैं कि साहब ये बताया जाए कि रक्त ये मानव रक्त है अथवा नहीं, इसका ब्लड ग्रुप कौन सा है, इस तरह की चीज़ें बताते हैं, ताकि ये बाद में जब कभी
कोई मैचिंग करनी होती है ब्लड ग्रुप की या रक्त की, तो उससे मैच हो सके। कभी विवेचना में जब बातें करेंगे तब इसको डिटेल बताएंगे। अब कई घटना स्थल हम थोड़ा सा स्पेसिफिक बातें करना शुरू करते हैं कि किस किस अपराध से संबंधित घटना स्थल पर क्या क्या मोटी मोटी चीज़ें देखनी चाहिए आईओ को और जो एफएसएल की टीम आती है उनको। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो आग्नेयास्त्र, जो वेपन को यूज़ करके जो अपराध होता है उसमें क्या क्या चीज़ देख सकते हैं। जैसे आत्महत्या का मामला है, अब ये बड़ा एक सदैव एक बड़ा विवाद का विषय रहता है, शुरुआत से एफआईआर से लेके, घटना की सूचना से लेके और आखिर तक ट्रायल के स्टेज तक ये चलता है कि साहब कई बार होता है कि हत्या है या आत्महत्या, ये पता करना ही बहुत बड़ा काम होता है। इसको डिसाइड करने में सारी इन्वेस्टिगेशन की पूरी ऊर्जा निकल जाती है। तो अगर आत्महत्या के मामले हैं तो इसमें आत्महत्या का, जिस आग्नेयास्त्र से हम आत्महत्या की है, इसमें क्या है, हो सकता है कि या तो जिससे आत्महत्या की तो वो या तो हाथ में होगा, सपोज रिवॉल्वर से आत्महत्या की है तो या तो हाथ में होगा या उसके आसपास कहीं पड़ा होगा, जो मृतक का शरीर पड़ा हुआ है, डेड बॉडी इसको हम कह सकते हैं, शरीर पड़ेगी है। तो हमें ये भी देखना है कि उस पर ये भी लिखना है नक्शा नज़री में, प्लस फोटोग्राफ लेनी चाहिए कि वो लेफ्ट हैंड में है कि राइट हैंड में है। अगर हाथ में नहीं है, बगल में पड़ा हुआ है, तो कितना दूर बॉडी से पड़ा हुआ है, उसकी नाल का मुंह किस तरफ है। ये सारी चीज़ें डिटेल इन्वेस्टिगेशन में काम आती है। इसीलिए क्राइम सीन का इंस्पेक्शन, उसका इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट्स फ्रॉम द वेरी इंफॉर्मेशन ऑफ कमीशन ऑफ ए क्राइम, बट इसका एविडेंस जैसी सीन ऑफ क्राइम पे आईओ पहुंचता है वहीं से मिलना शुरू हो जाता है। और करीब करीब मैं समझता हूँ मेजर पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीन ऑफ क्राइम पे पूरी हो जाती है और वहाँ से ओपिनियन बन जाती है आईओ की दिमाग में कि ये संभावित क्या क्या इसकी कथानक हो सकते हैं, स्टोरी हो सकती है अपराध की। अब जैसे एंट्री वुंड है, गोली से किसी ने मारा या मरा, आत्महत्या की, तो उसको हमें ये देखना है कि वो बर्निंग का वुंड है, उसके चारों तरफ बर्निंग के निशान हैं, जलने के, या चैरिंग, झुलसने के हैं, या काला पद है, ब्लैकनिंग है, या टैटूइंग है। इस तरह के निशानों को हमें निरीक्षण करना, उसकी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करानी है। जहां आत्महत्या के मामले हो या हत्या के मामले हो आग्नेयास्त्र के। फिर जो गन शॉट होता है उसका रेजिड्यू, जब गोली चलती है तो थोड़ा सा बारूद, वो भी एक बारीक चीज़ है जो एक सिखाया जाता है, एफएसएल में ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन उसका जो यूज़र होता है किसी भी वेपन का, उसका बारूद के कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसका निशान या थोड़ा सा पाउडर वो कहीं ना कहीं उसकी उंगलियों पर या हथेली पर या हाथ पर लग जाता है, या उसके कपड़ों पे थोड़ा लग जाता है, बिखर के आ जाता है, या आसपास की चीज़ें होती हैं वो जहाँ जहाँ उसके रेजिड्यूज पड़े हुए उनको भी हमें संकलित करना चाहिए साक्ष्य के रूप में। अगर नज़दीक से कोई फायर हुआ है तो जो आग्नेयास्त्र है उसके ऊपर ब्लड स्टेन्स, जैसे कि इमेजिन करिए किसी ने गोली मारी, पास से एकदम ब्लैंक पॉइंट रेंज से गोली मारी, तो उसमें जो एकदम से ब्लड का धार कह दीजिए, छींटे या बूंदे निकलती है, वो कभी कभी जो वेपन जिससे वो घटना हुई है, हत्या आत्महत्या, उसके ऊपर भी लग जाते हैं। तो वो हमें मेंशन करने हैं, उसकी फ़ोटो लेनी है, कलेक्ट करने हैं। और किसी के बाल या त्वचा के टुकड़े भी मिल सकते हैं, झुलसे बाल मिल सकते हैं, उन सबको भी कलेक्ट करना है। खाली कारतूस जो मिलेंगे घटनास्थल से, या गोलियों की जो धातु की चिमटी होती है, जो उसकी पैंदी बोलते हैं, क्योंकि उनके द्वारा उनको भी उठा लेना चाहिए, क्योंकि उनको कभी नहीं उठाना चाहिए, चिमटी से कभी नहीं उठाना चाहिए, धातु की चिमटी से। क्योंकि इसमें क्या होगा कि अगर हम किसी उससे उठाएंगे चिमटी से या मेटल के उससे, तो उसके निशान बन जाएंगे उस पर, तो एग्जामिनेशन में दिक्कत करते हैं। तो उसको बेस्ट है कि ग्लव्स पहन के हाथ से उठाना चाहिए। फिर गोली, छर्रो आदि का जो निशान शरीर के अंदर अगर है, मृतक के शरीर के जो जहाँ पर चोट लगी है, तो उसमें फिर एक्सरे के लिए हम रेफर करते हैं। जब उसका पोस्टमार्टम होगा तो पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट जाती है, जिसको मैं रिक्वेस्ट कहना चाहिए, उसको जो रिक्वेस्ट जाएगी, चिट्ठी बनेगी पोस्टमार्टम के लिए थाने से, उसमें लिखा जाता है कि इसका एक्सरे भी 2 दिशाओं से कर लिया जाए। तो ये हुआ जो कि आग्नेयास्त्र से संबंधित अपराध यदि होते हैं तो इनमें किन किन चीज़ों का हमें ध्यान दिखना चाहिए।
घटनास्थल पर। ये सारी वो कार्रवाई है जो घटनास्थल पर करनी होती है। इसी प्रकार से बलात्कार संबंधी कोई प्रकरण है, रेप से संबंधित, तो क्या क्या चीज़ हमें देखनी है, जैसे कि उस जो भी सूचना मिलती है उसको हमें नोट करते रहना चाहिए कि उसकी मानसिक स्थिति कैसी है, जब उससे बात कर रहे हैं तो मानसिक स्थिति कैसी लग रही है, चलने की स्थिति कैसी है, बोलने की प्रवृत्ति वो अलग अलग हो जाता है, हकलाना या डरने में एक आवाज़ का एक अलग तरह का लड़खड़ाना होता है, और उसकी जो चोटें हैं उन सब के बारे में भी जब उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा तो वो सारा का सारा थाने की तरफ से चिट्ठी मजरूरी जब बनेगी तो उसमें जाना चाहिए, चिकित्सा परीक्षण की जब रिक्वेस्ट जाएगी मेडिकल ऑफिसर के लिए। इसके अलावा जब चिकित्सक से ये राय प्राप्त करनी चाहिए कि पीड़िता की आयु क्या है, क्योंकि अलग अलग आयु के विषय बारे में और जो बीएनएस के प्राविधान है उसमें अलग अलग सजाओं के प्राविधान है और अलग अलग एविडेंस की स्थिति है, तो उसकी आयु के बारे में एक प्रश्न होना चाहिए। और स्ट्रगल के कोई साइन तो नहीं है, ये मालूम करना चाहिए कि क्या संघर्ष के संकेत कुछ हैं, और हिंसा और बलात्कार के बारे में उनसे राय प्राप्त करनी चाहिए। ये सवाल हमें अपनी चिट्ठी में लिखने चाहिए। उसके बाद उसके जननांगों में जो चोटें आई हैं उसके विषय में जानकारी डॉक्टर से हमें लेनी चाहिए। रक्त कहीं निकला है या सीमेन है तो उसके धब्बों के प्रदर्श को जो सैंपल्स हैं उनको भी परीक्षण के लिए हमें भेजना होगा, वो हमें वहाँ से कलेक्ट करना होगा। ये डॉक्टर वहाँ से जब उसकी एग्जामिनेशन होगा तब वहाँ से कलेक्ट करेंगे। और हिंसा के अगर चिन्ह हैं अपरेंटली देखने से तो फिर अभियुक्त का परीक्षण भी कराया जाना आवश्यक है, बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें ऐसा भी होता है कि जो अभियुक्त है उसका भी पूरा मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, उसके भी सैंपल्स दिए जाते हैं। और अब जब डीएनए मैंडेटरी कर दिया गया है नए कानूनों में, और जब डीएनए का प्रचलन भी बहुत अधिक बढ़ गया है, तो अब डीएनए के पर्पज से भी इसमें सारा कि जैसे बताया कि अगर स्ट्रगल कहीं किया गया है तो उसके जो पीड़िता है उसके नाखून में कोई इस प्रकार की त्वचा या कोई बाल या कोई और ऐसा निशान जिससे कि डीएनए से पहचान हो सके, उसको भी अगर कोई दिखता है वहाँ पे तो उसको भी सैंपलिंग कर ली जाती है। उसके अलावा जो पीड़िता है और उसके जो अभियुक्त अगर अभियुक्त मिल जाता है मौके पे आसपास या जब भी मिलता है तो उसके भी प्यूबिक हेयर का नमूना भी एकत्रित किया जाता है। जैसा मैंने बताया कि नाखूनों से रक्त, टिश्यू और त्वचा आदि के नमूने, और इसके अलावा पीड़िता और जो जिसके ऊपर आरोप लगा, आरोपी, अपराधी, अभियुक्त जिसकी एफआईआर हो चुकी है, उसके कपड़ों पर उपलब्ध कोई धूल, मिट्टी, कीचड़ या कोई पादप पदार्थ आदि है तो उसको भी संकेत कर लेना चाहिए। ये मोटे मोटे ऐसी ध्यान देने योग्य बातें जो कि हमें सीन ऑफ क्राइम पे विशेष ध्यान देते हुए हमें ये सब परफॉर्म करना है। किसी विशिष्ट मामले में इसके अलावा भी कुछ और साक्ष्य एकत्र करना आवश्यक हो सकता है। अब उसके बाद आता है एक बहुत महत्वपूर्ण घटना होती है जो होती है फांसी या गला घोटना, हैंगिंग या थ्रॉटलिंग। ये बड़े कंफ्यूजिंग मामले होते हैं, देखने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। अगर कोई वैसी फौरी नज़रों से अगर कोई विशेषज्ञ नहीं है, जिसको कोई अभ्यास नहीं है या जिसकी ट्रेनिंग नहीं है इन चीज़ की, तो उसको सामने से देखने में मेकआउट नहीं कर सकता कि हैंगिंग है कि थ्रॉटलिंग है। और हैंगिंग है तो फिर क्यों है? हैंगिंग भी दो तरह से हो सकती है, एंटीमार्टम, पोस्टमार्टम। मार के लटका सकते हैं तो हत्या होती है, कोई खुद लटके और फिर हैंग होके उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो फिर सुसाइड हो जाता है। तो बड़ा उसमें फ़र्क है। तो फांसी का जो घटना स्थल है उसका नक्शा जो है वो हमेशा समस्त मापों सहित नक्शा बनाए, मेजरमेंट्स के नक्शा बनता है इसमें, बाकायदा फीता लेके जाके उससे नक्शा बनता है हैंगिंग का, किस चीज़ से हैंगिंग की गई है, जो जिस उपकरण के से हैंगिंग की गई है वो छत में ग्राउटेड है या दीवार में या दरवाजे में, अगर है तो छत से कितने इंच कितने फीट नीचे वो इक्विपमेंट ख़त्म होता है। फिर उसके बाद जो भी मृतक है उसके पैर जमीन से कितने इंच ऊपर हैं, अमुक जो चीज़ रखी है कमरे में, बेड या कुर्सी या कोई सोफा, टेबल, उससे कितना दूरी पर है, कमरा कितना बड़ा है, दरवाजे से कितनी दूरी पर है। ये बहुत सारी डिटेल्स उसमें सारी की सारी लिखनी होती हैं। उसके बाद जो अगर फांसी हुई है, जो भी हैंगिंग का केस है, उसमें फंदे का कपड़ा या तो तार या रस्सी जो भी होता है उसको कब्जे में ले लेना चाहिए। फिर सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि सलाइवा, जो लार होती है उसका बहाव क्या होता है। उसके बहाव से पता चलता है कि एंटीमॉर्टम है या पोस्टमार्टम हैंगिंग है, कि वो आपके इस तरफ या इस तरफ होठों के जो मुंह है उसके होठों के कॉर्नर जो कोने से किस तरफ की ओर बह रहा है, नीचे है कि ऊपर है, सब वो सारी कई सारी अलग चीज़ें होती हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल फिर फोरेंसिक साइंस की तरफ चला जाएगा,
हमारा जो वार्तालाप है, तो वो हमें इसमें देखना होता है। और उसके बाद फिर लाश के जो नीचे जमीन पर जहाँ पर वो बॉडी लटकी हुई है, वहाँ पर कोई यूरिन या और कोई फिकल मटेरियल तो नहीं है। अगर है तो उसको भी देखना चाहिए और उसके बारे में भी हमें एक एज एविडेंस मानते हुए कार्रवाई करनी चाहिए। संघर्ष और हिंसा अगर कोई हुई है तो उसके चिन्हों का भी हमें गहनता से परीक्षण करना चाहिए। अगर कोई इस तरह की चीज़ वहाँ मिलती है जिससे कि ये कुछ इंडिकेट होता है कि इसमें कोई स्ट्रगल हुआ है या कोई वायलेंस की गई है, वायलेंस के निशान मिलते हैं, तो उसको बड़ी गहनता से देखा जाना चाहिए। इनफैक्ट मौका मुआयना, जैसा मैंने बताया, करीब बहुत हद तक अनावरण मामले का कर देता है। मौका मुआयना से बहुत सारी चीज़ें जो बहुत अनुभवी, बुद्धिमान, परिश्रमी किस्म के आईओज होते हैं, वो बहुत हद तक घटना का अनावरण पहले कुछ घंटों या दिनों में कर देते हैं। उनकी एक ओपिनियन, जैसे मैंने बताया, अपराध के बारे में और डिपेंडिंग बेस्ड ऑन सॉलिड एविडेंस वो बन चुकी होती है। उसके बाद साक्ष्य संकलन का कार्य, बयानबाजी का कार्य सब चलता है। एक और इम्पोर्टेंट हम आज एक इशू लेंगे, उसमें सड़क दुर्घटना संबंधी प्रकरण। अगर सड़क दुर्घटना बहुत आम सी चीज़ें होती हैं और ये मैं समझता हूँ कि एक आम आदमी को भी जानना बहुत ज़रूरी है, पुलिस के अलावा, और हमारे जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनके अलावा भी जानना ज़रूरी है कि इसमें किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। तो इसमें पहले तो वाहन की टक्कर और स्किड मार्क को सम्मिलित करते हुए दुर्घटना का फोटोग्राफ लिया जाना चाहिए। यह फोटोग्राफ अगर कोई नहीं आ रहा है तो कोई भी फिर इसको ले सकता है, और FSL आती है वो फिर बाद में ले ले, पुलिस ले ले शुरू में, या पब्लिक अपना जो भी जिसके साथ भी दुर्घटना हुई है, या कोई और जो अभी एक बताऊंगा मैं कि किसी और वीडियो में, जो 2016 का एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था जिसमें गुड समैरिटन की बात की गई थी। ऐसे लोग जो दुर्घटना के मामलों में पीड़ितों की सहायता करते हैं, उनकी जान बचाते हैं, उनको गुड समैरिटन कहा गया उसमें। तो उनका जो एक एविडेंस होगा वो बड़ा काम आएगा बाद में। इसमें फिर जो वाहन है या अगर किसी की डेथ हुई है और जो बाकी स्थिर वस्तु हैं, उनके सापेक्ष स्थिति को दिखाते स्केच बना देना चाहिए आईओ को कि वाहन कहाँ है, बॉडी कहाँ थी, और उसके आसपास की ऐसी चीज़ें जो फिक्स्ड फीचर्स हैं। अगेन वही कि जैसे कोई बगल में खेत है, डिवाइडर है, टोल है, पेड़ है, रेलिंग है सड़क की, कोई भी चीज़ हो सकती है जो फिक्स्ड फीचर है, उसको उसकी स्थिति दर्शाते हुए मैप बनाया जाना चाहिए, नक्शा बनाया जाना चाहिए। घटनास्थल से वहाँ से जो रक्त है उसके धब्बे, ब्लड स्टेन्स, स्किड के चिन्ह और टायर चिन्ह, टूटे शीशे, टुकड़े, पेंट आदि, ये सारे के सारे प्राप्त कर लें, उनकी सीडिंग हो जाती है। फिर स्लिपरी, संकरी, घुमावदार, मोड़ होने जैसी सड़क की स्थिति को रिपोर्ट में सम्मिलित कर लें कि जो रोड थी वो स्लिपरी या संकरी या घुमावदार, मोड़ होने वैसी स्थिति वैसी तो नहीं थी, क्योंकि बाद में जब इसमें कार्रवाई होती है तो ये सब भी काम आते हैं। मोटी मोटी चीज़ें हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको। उसके बाद जो मैंने शुरू में बताया था आग्नेय अस्त्र वाले में कि जहाँ वेपन यूज़ हुआ है, तो वहाँ पे फायर आर्म मतलब वेपन से वहाँ मतलब था फायर आर्म से जो यूज़ हुआ है, तो वहाँ पे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जो ब्लैकनिंग और चैरिंग ये सब बताया था, बर्निंग। तो उसमें ही उससे रिलेटेड चीज़ें हैं हत्या, आत्महत्या। जैसा बताया मैंने कि बहुत इसमें कन्फ्यूजन रहता है, बहुत कंटेस्ट रहता है, और इसको डिसाइड करना एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। तो इसमें किन किन चीज़ों से हमें सहायता मिल सकती है ये तय करने में कि हत्या का मामला है कि आत्महत्या का है। तो शुरुआत कैसे करते हैं कि चोटों और अन्य निशानों की पारस्परिक स्थितियों को दर्शाने हेतु सारी दिशाओं से सबकी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराई जानी चाहिए। इसमें ऊपर से भी कराइए, फिर डिफरेंट एंगल से कराइए, 90 डिग्री, डिफरेंट कॉर्नर्स, डिफरेंट डिस्टेंसेस। एक ओवरऑल फोटो हो गया या वीडियो बन गई जिसमें कि डेड बॉडी भी है और उसके आसपास रखे हुए जो फिक्चर्स हैं या फीचर्स हैं वो सारे एक ही फ़ोटो में है। फिर उसको क्लोज करते जाइए और उसको बताइए फिर एक या दो फीचर जो उसके एकदम निकट हैं। फिर कोई अगर फायर आर्म पड़ा हुआ है तो उसके साथ उसकी फ़ोटो। फिर आते आते एक ऐसा आएगा जो एक्सक्लूसिव फ़ोटो एक डेड बॉडी की होगी। फिर उसकी वुंड्स की फ़ोटो होंगी 90 डिग्री से, जिससे कि उसकी प्रकृति का कुछ अंदाज़ा लग सके। ये सारी फोटोग्राफी की विशेषताएं हैं, विशिष्टताएं हैं। इसमें और जब डिटेल में हम जाते हैं तो फिर उसका हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं।
उसके बाद जो अभियुक्त है या पीड़ित है उसके शरीर पर संघर्ष के कारण अगर कोई स्ट्रगल हुआ है तो उसकी चोटों से भी साक्ष्य मिल जाता है। नाखूनों में देखिए कि कोई रक्त वगैरह तो नहीं है। गला घोटने के मामले हैं तो संघर्ष और हिंसा के निशान को देखिए, जैसे मैंने पहले बताया था थ्रॉटलिंग का केस है। तो अगर कोई जलने से हत्या या आत्महत्या हुई है, तो जैसे कि जो दहेज हत्या वाले मामले होते हैं, या ये कहिए कि दहेज के कारण किसी यदि पीड़िता ने आत्महत्या की है या किसी और कारण से की है, तो उसमें भी ये देखना होता है कि इसमें जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, जैसे स्टोव है, मिट्टी के तेल के कंटेनर है, या लिड है, जो उसकी जो कंटेनर की ढक्कन होता है उसके खुलने की क्या स्थिति है, माचिस की क्या स्थिति है, धुएं का पैटर्न क्या है, अगर वो आग लगी है तो उसका पैटर्न किस तरह का बन रहा है, ये सारी चीज़ें इसकी फोटोग्राफ, वीडियोग्राफी और मैप में इसको जो स्केच बना रहे हैं उसमें हम इसको देखना चाहिए। फिर जो लाश है इसमें उसको ये देखना चाहिए कि उसका प्यूजिलिस्टिक पोस्चर क्या है। ये एंटीमॉर्टम बर्न को भी इंगित करता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब अगर आग्नेयास्त्र से कोई अगर मृत्यु कारित हुई है तो वो हत्या या आत्महत्या जो भी है, तो जैसा मैंने पहले बताया था कि उसके हाथ में किस स्थिति में आग्नेयास्त्र है ये जरूर देखें। कई सारी स्थिति हो सकती है, नाल अपनी तरफ है, जहाँ वुंड लगा है उसकी तरफ है, नीचे की तरफ है, कि एकदम रिवर्स डायरेक्शन में है, किस हाथ में, कई सारी चीज़ें इसमें होती है। तो उनको बड़े ध्यान से गौर से इसको देखना चाहिए आइयों को। और अगर कोई विष देकर, पॉइजनिंग करके, जहर के द्वारा किसी ने अगर कोई लेकर या आत्महत्या की है, तो उसमें उल्टी या कप या गिलास जिसमें वो लिया है, जिस 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 कप से पिया है उसको, या बोतल है, दवाएं हैं अगर कोई दी है तो, और जहर का जो कंटेनर है वो घटनास्थल पाए जाते हैं, उन सबको एकत्र और प्रिजर्व कर लेना चाहिए। वो भी हमारा बहुत इम्पोर्टेंट साक्ष्य होता है। तो ये बात हमने कर ली इसके बारे में कि कैसे हत्या और आत्महत्या संबंधी प्रकरणों में साक्ष्य का संकलन करना है। अब बचता है आगजनी और आग से संबंधित। आर्सनिक के कई बार केस हो जाते हैं, तो बड़ा खासकर हमारे ग्रामीण परिवेश में बहुत सारी इस तरह के थानों पे मामले आते हैं, जब किसी रंजिश के कारण आरोप लगाया जाता है कि साहब मेरा फला, जैसे अनाज का कोई स्टोर है उसमें आग लगा दी, या खेत में आग लगा दी, खड़ी फसल में, घर में आग लगा दी, जो खलिहान होता है वहाँ पे बहुत सामान रखा रहता है किसानों का, उसमें आग लगा दी। और वो अक्सर कई बार ऐसा होता है कि आग का भी एक सीजन होता है, जैसे गर्मी में आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा आग की घटनाएं होती हैं, आग लगने की। तो ये बड़ा एक अच्छा चुनौतीपूर्ण कार्य होता है पुलिस के लिए, उस आरोप को वेरीफाई करना, उसको प्रूव करना कि वो आग लगी है कि लगाई गई है। उसमें हम क्या क्या चीज़ देखें, तो उसमें एक तो डैमेज कितना हुआ है, क्या हुआ है, उसका पैटर्न क्या है, स्मोक का पैटर्न क्या है, विदेशी वस्तुओं को अगर कोई इसमें है उसको सम्मिलित करते हुए उसकी फोटोग्राफी करानी चाहिए घटनास्थल की। फिर अगर मकान के अंदर आग लगाई है तो आवश्यकता अनुसार मकान का नक्शा ले लें अगर उनके पास है तो, और नक्शे के अनुसार फिर निरीक्षण करें। इसमें जो हीट को नापने वाले उपकरण होते हैं, वैसे बहुत ही एडवांस एक बात है जो इसमें एसओपी में दी गई है, तो उसका भी उपयोग कर सकते हैं। आग की शुरुआत कब हुई और बंद कब हुई, इसके क्या संभावित समय था, इसकी सूचना प्राप्त करना आवश्यक है, ताकि उससे ड्यूरेशन पता चल सके कितनी ड्यूरेशन तक आग लगती रही। फिर फ्यूज कार्ड और विस्फोटक डिवाइस कोई उसका अवशेष अगर कोई है तो, या अगर कोई ऐसा आरोप है कि रिमोट से आग लगाई गई है तो रिमोट का कोई भाग मिल जाए, या जले हुए उसका कोई और अवशेष मिल जाता है, ऐसा इक्विपमेंट, कोई लाइटर है, कुछ है जिससे इस तरह की आग का कोई इंडिकेट होता हो, तो उसको संकलित कर लेना चाहिए एज ए साक्ष्य। फिर विस्फोटक पदार्थ, रसायन या ज्वलनशील पदार्थों की जो विशेष गंध है, जैसा मिट्टी का तेल है तो उसकी अलग तरह की गंध होती है, पेट्रोल की अलग तरह की होती है, कोई और ज्वलनशील पदार्थ से अगर आग की घटना हुई है तो उसकी अलग तरह की होती है, उस गंध को भी नोट करके उसको मेंशन करना चाहिए। फिर पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और मिट्टी, धुएं और राख का जमाव ये कितना है, क्या पैटर्न है, जले हुए कपड़े और पेपर, इन सब को भी संकलित कर लेना चाहिए। और अगर विद्युत सप्लाई की टेम्परिंग कोई हो तो फिर विद्युत इंजीनियर की सहायता प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। कभी कभी शॉर्ट सर्किट से आग लग जाती है, या ऐसा भी हो सकता है कि शॉर्ट सर्किट किया हुआ भी हो सकता है लगाने के लिए आग। तो ऐसी स्थिति में उचित होगा कि जो बिजली विद्युत निरीक्षक होते हैं, हर जिले में ये पद होता है बिजली विभाग का, विद्युत विद्युत सुरक्षा निरीक्षक, उनकी सहायता ली जा सकती है।
और जितने भी ज्वलनशील पदार्थ हैं उनसे संबंधित सभी अवशेष जो बचे हों उनको वायुरोधी पॉलीथीन, एयर टाइट पैकिंग जिसको पॉलीथीन पैकिंग कहेंगे, या प्लास्टिक बैग उसमें पैक करना। पैकिंग बहुत ज़रूरी है इसकी, ताकि वो डिटोरेट ना हो सके, कंटेमिनेट ना हो सके। और एक हमारा आता है कि हम इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, जो इसी से संबंधित सारी जो जितने भी घटनास्थल मैंने बताया जो क्या क्या अपराध हो सकते हैं उनसे संबंधित अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य है या अलग से कोई ऐसा अपराध हुआ है, जैसे जो कि आजकल बहुत कॉमन है, डिजिटल अरेस्ट है, साइबर क्राइम है, कंप्यूटर से रिलेटेड, इंटरनेट रिलेटेड, हैकिंग। आजकल रोज़ रोज़ कभी कभी अचानक धमकियां मिल जाती हैं, ईमेल आ जाता है कि साहब स्कूल में बम लगा दिया, किसी फ्लाइट में बम लगा दिया। इस तरह की तमाम जो इंटेंशनल या शरारत किसी भी तरीके से बहुत गंभीर एक हमारे लिए चुनौती बनता जा रहा है, तो उस तरह का अगर कोई अपराध होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को, एविडेंस को कलेक्ट करने की जब आवश्यकता होती है। इसमें यहाँ पे मैं केवल इतना कहूँगा कि ये प्रशिक्षित व्यक्ति की सहायता लेना बहुत आवश्यक है। इसमें कंप्यूटर से जब डाटा एकत्रित करते हैं तो उस समय कीबोर्ड को नहीं छूना है और माउस को क्लिक नहीं करना है। ये ध्यान कोई भी रखे, चाहे वो एक्सपर्ट ना भी हो। जैसे शुरू में कोई पहुंचे हैं, आईओ हैं या हेड कांस्टेबल कोई भी पहुंचे, तो 2-3 बातों का ध्यान रखना कि अगर कंप्यूटर से कोई डाटा लेना है तो उसके कीबोर्ड को ना छुए, माउस को क्लिक ना करें। और अगर सिस्टम ऑन दिख रहा है, कंप्यूटर ऐसा लग रहा है कि चल रहा है, कंप्यूटर ऑन है, तो मेन पावर का स्विच निकाल दीजिए। और जो चुंबकीय वस्तुएं हैं उनको एंटी मैग्नेटिक कंटेनर, जैसे फैराडे बैग आपने सुना होगा, या पेपर या प्लास्टिक का बैग है उसमें पैक करना है, तो वो वहां पे होना चाहिए, वो मंगा लें। और प्रत्येक कंप्यूटर सिस्टम को अलग अलग पैक करें जिससे उनकी इंटीग्रिटी, पहचान सुरक्षित रहे। ये इतना सा मैंने यहाँ पर इसलिए बता दिया है कि ताकि एक पूरा कंप्लीट हो जाए एविडेंस कलेक्शन का काम। अदरवाइज मैं इसको, जो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य वाली बात है, इसके लिए अलग से हम बात करेंगे। ये बहुत डिटेल्ड सब्जेक्ट है, बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट है और ये बहुत महत्वपूर्ण है, चूँकि नए कानूनों में इसको एक तरह से मान के चलिए कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का जो स्पीडी जस्टिस डिलीवर करने का मैकेनिज्म है, वो सारा का सारा इसी बात पर निर्भर है कि हम कैसे टेक्नोलॉजी के प्रयोग को लगातार बढ़ाते चले। तो आज के इस वार्तालाप में प्रयास ये रहा कि आपको ये पूरा का पूरा बता दिया जाए कि क्राइम सीन में क्या क्या देखना होता है, कितना महत्वपूर्ण होता है, किन बातों का ध्यान रखना होता है। इसमें सबकी भूमिका है। जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर है, बार बार मैं कह रहा हूँ, वो हो सकता है 112 की गाड़ी हो, या कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल चौकी से गए हो, बीट कांस्टेबल हो, या कोई सब इंस्पेक्टर हो, आईओ, एसएचओ। उनको क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, कैसे घटनास्थल को सुरक्षित करते हुए संकलित करने हैं सारे साक्ष्य, और कैसे कैसे उनको डॉकेट बनाकर भेजना है, और कैसे उनकी कस्टडी फिर थाना के माल खाने में रखनी है। अब तो थाने भी आने वाले दिनों में डिजिटल हो जाएंगे, तो एक और निश्चित रूप से एक अच्छा कार्य होगा। मुझे उम्मीद है कि ये इससे लाभ होगा, और जो लोग विशेषकर कानून के विषय में जानकारी प्राप्त करने के इच्छुक रहते हैं उनको ये लाभप्रद होगी। थोड़ा सा विषय बहुत स्पेसिफिक है, जटिल है, लेकिन रुचिकर होगा, ऐसे मुझे उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।